सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी का क्या करें, उसकी क्या कंसर्न है, कैसे इनको रिजोल्व कर सकते हैं? सच बताऊं, सिक्योरिटी इज ऑल्सो अ माइंडसेट गेम। AWS, Azure and Google. What are these three provider? पब्लिक क्लाउड कहते हैं इनको, AWS, Azure और GCP। हाइब्रिड क्लाउड। हाँ, एक आ रहा है पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड। ये क्या टर्म्स हैं? सो बेसिकली इसमें 4-5 टाइप के क्लाउड होते हैं। मार्केट शेयर करंटली क्या है और इसका फ्यूचर पाथ क्या है? ये कुछ ग्रोथ दिख रही है आपको आने वाले टाइम में, या ये स्टक हो गया है, या कैसे है? नहीं, स्टक तो नहीं होगा, और मुझे लगता है कि कम से कम आने वाले 10 साल तो नहीं होने वाला। जैसे 60% मार्केट इनका है, बट इनमें क्या कोई स्पेशलाइजेशन है? बिकॉज यू हैव यूज्ड ऑलमोस्ट ऑल द क्लाउड प्लेटफॉर्म, राइट? देखिए, ये तो मेरे ख्याल से पर्सनल एक्सपीरियंस पे होता है। प्राइमरी फैक्टर्स क्या हैं इस ग्रोथ के, अगर आप देख रहे हो तो विद इन लाइक लास्ट 5 years में ट्रेंड क्या देखा है? तो मल्टीपल फैक्टर्स। Welcome back to another episode of Techie Talks with Kuldeep. I am your host Kuldeep Singh. Today we are excited to have Mr. Vinay Mishra. With approx 15 years of IT experience working at TCS, Colt, Virtusa and ST, Vinay is now the Senior Engineering Manager at Delivery, where he is focusing on making cloud infrastructure future-proof and production ready. Let's hear more directly from him. Vinay, welcome to the show. Thanks Kuldeep for having me here. So, can you share like what exactly is cloud computing? इसको मैं थोड़े एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि सो बैक इन द डेज व्हेन वी स्टार्टेड करियर, तो हमारा एक डेटा सेंटर होता था जी, ठीक है, कंपनी ज़्यादातर होता था या कहीं रेंट पे लिया होगा, और कुछ भी हमें अगर डिप्लॉय करना है, कुछ भी सर्वर चाहिए, कुछ चाहिए, तो उस समय एक टीम होती थी, प्रोक्योरमेंट टीम। तो हर चीज़ उनको जाएगा मेल, फिर वो कहीं से प्रोक्योरमेंट टीम बैकएंड सर्वर करेगी ये सब। तो एक बार मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, 1.5 महीना लग गया था, जबकि उसको अर्जेंट रिक्वायरमेंट बोली गई थी। तो वो बड़ा चैलेंज होता अगर वो हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन या डिजिटल इंडिया की बात करें जी। तो सेम इट्स लाइक कि वो जो उस समय इतना बड़ा प्रोक्योरमेंट पॉलिसी थी, और क्योंकि डेटा सेंटर बनाना भी इजी नहीं था, बिल्कुल, बंदे रखना, उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए पूरा, हाँ, प्लस हार्डवेयर ये वो। और उस समय जो हार्डवेयर था मे भी उस टाइम के लिए सही था, लेकिन वो स्केलेबल नहीं था। आज तो हम 10 मशीन ऐड करनी होती है, बस एक बटन दबाया हो गया। उस समय हमें एक मशीन के लिए 1.5 महीने लग रहे थे। तो बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग इज ऑन डिमांड सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सर्विस। ठीक है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, आप जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या करते हैं आप जितना यूज़ कर रहे हैं वही कर रहे हैं, तो पे एज यू गो मॉडल है। ऐसे ही क्लाउड में आपका सॉफ्टवेयर हार्डवेयर आप जितना ले रहे हो, पे एज यू गो आप करो। आप शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, ऐसा तो नहीं है आपके लिए अलग पावर सेंटर बना रहे हैं या ट्रांसफार्मर अलग लगा है, वो पूरे एक एरिया के लिए लगा है, वो सब यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप जितना यूज़ कर रहे हो आपका बिल उतना ही आ रहा है। बिल्कुल, शेयर्ड सर्विसेज मॉडल। तो क्लाउड बेसिकली इज नथिंग बट अ पे एज यू गो मॉडल फॉर योर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सर्विस। एंड इन दिस क्लाउड आई हियर a lot about like AWS, Azure and Google. What are these three provider? So basically when we comes to cloud, so उस समय जब क्लाउड मार्केट में या इंडिया में थोड़ा आया भी था, तो बेसिकली पब्लिक क्लाउड कहते हैं इनको, AWS, Azure और GCP। जी। सो वाई पब्लिक क्लाउड? बिकॉज ये ओवर द इंटरनेट आप जाके एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। आपको अभी भी किसी भी नए बंदे को करना है, आप साइन इन करो, फ्री क्रेडिट लो, शुरू में आप अपना काम शुरू कर सकते हो। So public cloud basically just because it's over the internet and available for anyone. उसके लिए आपको किसी से कोई प्लानिंग नहीं करनी है, ना किसी से परमिशन लेनी, हाँ, कोई परमिशन नहीं लेनी है। तो इसलिए वो पब्लिक क्लाउड, of course as it's easy to access and it comes from 3 big companies, तो वो वैसे ही रिलायबिलिटी और वो सब में कोई पूछता नहीं है। ठीक है। So going deep into this, there are like 3 model which I see, right? One is infrastructure as a service, second is
platform as a service, and the third is software as a service. What are these three model? So basically when we say about cloud also, अब cloud में भी अलग अलग आपके कह लो लेवल्स हो गए. So ठीक है. these are just service models आप कह लो. Mm-hmm. So service models basically means कि आपको कितना तैयार आपको क्लाउड में आपका एप्लीकेशन चाहिए. ठीक है. अब हर एक चीज़ तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको एकदम बनी बनाई, जैसे मान लीजिए जीमेल है. हाँ. अब जीमेल एक SaaS सर्विस है. ठीक है. ठीक है. आपको उसमें कुछ नहीं करना है. हाँ. आप कुछ भी नहीं देखते हो, आप अपना सिर्फ काम करते हो और ख़त्म. मैं सॉफ्टवेयर को एज ए सर्विस यूज कर. बैक एंड पे सर्वर है, नेटवर्किंग है, स्टोरेज है, वो अगली कुछ है, वो सब कुछ गूगल खुद देखे. हमें कोई मतलब नहीं है, हमें अपना काम करना है. हाँ. तो SaaS मॉडल ऐसे तो बहुत अच्छा होता है. हर कंपनी अब SaaS मॉडल पे आने लगी है. हाँ. लेकिन प्रॉब्लम है कि उसमें कस्टमाइजेशन वो सब जरूरी नहीं है आपके हिसाब से हो. दूसरी चीज़ है कि ऑफ कोर्स कॉस्टली होगा. जब आपने सब कुछ आउटसोर्स कर दिया तो आपके हिसाब से नहीं चल सकता. प्लस मे बी सिक्योरिटी. तो ये सब रीज़न की वजह से सिर्फ SaaS तो हर चीज़ में नहीं चल सकता. PaaS इज़ बेसिकली प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. यहाँ पे आपने क्या किया कि आपको बाकी सब चीज़ें मिल गई हैं, आप अपने एप्लीकेशन को बस डिप्लॉय करो, अपने हिसाब से कस्टमाइज करो और काम करो. ठीक है. और इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, इसमें तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप अपना बताओ क्या लेना है, पैकेज अपने बताओ क्या करना है. तो सब कुछ आपको करना है. बेसिक अंडरलाइंग इंफ्रा दे दिया. तो बेसिकली वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं इसको, कि बैकएंड पे जो लेयर 7 जो होती है उस पर अंडरलाइंग जो भी हो रहा है वो सब AWS या GCP मेंटेन करें. आप बताओ कौन सी AMI चाहिए, लिनक्स चाहिए, विंडोज़ चाहिए, उसमें पैकेज क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर क्या चाहिए. तो इसको अगर मैं एकदम लेमन लैंग्वेज में बात करूं तो इसको आप रेस्टोरेंट के हिसाब से समझिए या फूड के हिसाब से समझिए. ठीक है. कि आज मुझे मान लो पिज़्ज़ा बनाना है. तो अब पिज़्ज़ा सब कुछ इंग्रेडिएंट में अगर बाहर से ले आया और फिर मैंने बनाना शुरू किया तो वो हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. ठीक है. बाहर से मैंने ऑर्डर कर दिया, जोमेटो से डिलीवरी करवा ली और खाना शुरू किया. तो आके क्या है, बस डब्बा खोलना है, वो खाना, अगर प्लेट लगानी है तो ठीक है, बस बाकी शुरू. तो वो हो गया प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस कि आपको सब कुछ तो मिल गया, आपको बस खाना ही बचा है. बिल्कुल. और SaaS अगर मानो तो SaaS हो गया आप रेस्टोरेंट में जाके खा रहे हो. कि वो खाना भी आपने बस ऑर्डर किया, वो लेके आ गया, सब कुछ प्लेट भी वो लगा रहा है, सब भी वो कर रहा है. तो आपकी एकदम ही कम से कम मेहनत हुई. तो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में थोड़ी ज़्यादा मेहनत है, PaaS में थोड़ी कम और उसमें तो जितनी आप सेल्फ रिलायंट होना चाहते हो उतना आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस लोगे. अब अगर आपको रेस्टोरेंट अच्छा है तो आप उसका पिज़्ज़ा खा लीजिए, अगर आपको उसका नहीं पसंद है तो आप अपना घर दूसरा कर लो. तो वो SaaS है बेसिकली. ठीक है. आपने एक टर्म बोली थी कि पब्लिक क्लाउड, लेकिन कुछ और भी टर्म्स मैं सुन रहा हूँ. जैसे एक आ रहा है हाइब्रिड क्लाउड, एक आ रहा है पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड. ये क्या टर्म्स हैं? सो बेसिकली इसमें 4-5 टाइप के क्लाउड होते हैं. सो क्लाउड बेसिकली जैसे मैंने बताया पे एज यू गो आपकी सर्विस है आपके सॉफ्टवेयर हार्डवेयर. अब इसमें आप लेके चलो कि अगर मैं सिर्फ पब्लिक क्लाउड जो मैंने बोला ओवर द इंटरनेट है, जो हमारे टॉप 3 प्लेयर है AWS, Azure, GCP, सब कुछ इसमें करेंगे तो मे बी दीज आर वेरी इजी टू एक्सेस और रिलायंट सब कुछ है. लेकिन जो फिनटेक कंपनीज है खासकर, या जहाँ बड़े मान लो SBI आ गया या कुछ है, जहाँ पे रेगुलेशंस आ गई, रेगुलेशंस है, तो वो सिर्फ पब्लिक क्लाउड पे रिलायबल नहीं हो सकते. दे नीड आइदर देयर ओन डेटा सेंटर जो ट्रेडिशनल वे है. अब जैसे SBI में भी फॉर एग्जांपल आपने किसी कस्टमर का ही डेटा रख दिया, मान लो पब्लिक बकेट में ही रख दिया गलती से, तो उसका कौन जिम्मेवार हो? एग्जैक्टली. अब हर कस्टमर का तो अलग अलग बनेगा. और उसमें सच बताऊं तो हर चीज़ मैनेजेबल भी नहीं है सिक्योरिटी के हिसाब से. तो इसीलिए प्राइवेट क्लाउड में कुछ जो क्रिटिकल चीज़ें होती हैं वो प्राइवेट क्लाउड बड़ी कंपनीज करती हैं कि वहाँ पे इतना पूछताछ नहीं है. सीधी सी बात है, आपके अपने घर में आपको नहीं पूछा जाएगा कि आप क्या कर रहे हो. बाहर जाओगे तो अच्छे से ड्रेसअप होके सब कुछ, नहीं तो पर्सनैलिटी भी आ जाएगा. तो वही चीज़ है.
प्राइवेट क्लाउड है कि आपका जितने रेगुलेशंस हैं, जितने आपका एप्लीकेशन में वल्नरेबिलिटीज है, सब कुछ आपका है और वो बाहर शेयर्ड नहीं है, इसलिए वो आपके उसमें आ गया। तो प्राइवेट क्लाउड बेसिकली वही है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा VMware, वो प्राइवेट क्लाउड है आपका। ठीक है, अच्छा, प्राइवेट क्लाउड में भी डिफरेंस होता है एक, मतलब या मैं कहूँ कि बहुत जगह जहाँ पब्लिक प्राइवेट दोनों यूज होता है, वहाँ पे क्या होता है, एक हाइब्रिड क्लाउड कहते हैं जिसको, थर्ड पार्ट जो आता है। हाइब्रिड इज नथिंग बट पब्लिक एंड प्राइवेट। बट हाइब्रिड क्लाउड डजंट ओनली मीन कि वो कुछ डेटा आपके पर्सनल डेटा सेंटर में है और कुछ वो है, तो उसमें भी दो चीज़ें आ जाती हैं कि आपका डेटा सेंटर भी हो सकता है या आपका प्राइवेट क्लाउड हो सकता है। प्राइवेट मतलब प्राइवेट स्पेस हो सकता है विद इन ए पब्लिक एंटिटी आल्सो। तो पब्लिक क्लाउड मेजरली जितनी और गए वो स्केलेबिलिटी और अर्ली एक्सेस के लिए यूज करती है। मान लो अब मार्केट में AI चल गया, अब वो जब तक वो GPU मशीन्स लेंगे, अपने में डालेंगे, प्लस इतना ज़्यादा डिमांड हो गई है, इन्वेस्टमेंट हो गई है, तो वो रिलाई नहीं कर पाएंगे। अभी जब तक वो प्रोक्योर करके मशीन लाएंगे तब तक GPU की NVIDIA या कोई एक और नई मशीन ले आएगा, बोलेंगे अरे वो अच्छा है, तो ये तो गई, प्लस मशीन मेंटेनेंस वो सब। तो इसलिए पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड रेगुलेशंस की वजह से ज़्यादातर वो चलते हैं, या जहाँ पे बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस के लिए बंदे हैं, या वो उन्होंने आउटसोर्स कर दिया है कि हाँ ये काम कर लो। जैसे आपने देखा होगा आजकल बहुत चल रहा है, नोएडा में डेटा सेंटर्स बहुत चल रहे हैं। तो क्या किया है लोगों ने, चाहे हुवाई हो, डेल हो, अलग अलग HP हो, इन्होंने अपने अपने डेटा सेंटर्स खोल लिए और वो आपको अपना इंफ्रा बेच रहे हैं कि हम आपका मेंटेन करेंगे, आप इस पे रखो। तो लोगों को वो भी सही है, चलो हमें कुछ नहीं करना है, प्रोक्योर, इट्स जस्ट अ प्राइवेट दिस थिंग, और उस पे जाएंगे। ठीक है, तो हाइब्रिड बेसिकली पब्लिक प्राइवेट मिक्स है। आपको स्केलेबिलिटी और अर्ली एक्सेस फॉर ऑल द सर्विस, जहाँ पे आपको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना है वहाँ आप दोनों रख लो। नहीं तो पब्लिक क्लाउड जहाँ रेगुलेशन का ज़्यादा टेंशन नहीं है, वो सब लोग पब्लिक क्लाउड रखते हैं। फिर होता है मल्टी क्लाउड। ऑफ कोर्स विद इन द पब्लिक क्लाउड ओनली आपको एक प्लेयर पे वेंडर लॉक इन नहीं करना है, तो आप मिक्स दोनों का यूज कर सकते हो। अगर जो पब्लिक क्लाउड यूज करते हैं उनके लिए तो बेस्ट स्ट्रेटेजी है कि आप मल्टी क्लाउड रखो। तो उसके बहुत फायदे हैं कि एक तो वेंडर लॉक इन नहीं है, और दूसरा आप सर्विसेज भी यूज कर सकते हो, क्योंकि कई बार हर एक सर्विस अच्छी नहीं होती है। हाँ, तो एग्जैक्टली, तो एक तो प्राइसिंग वाइज भी आ जाता है, लोकेशन या जोन वाइज भी आ जाता है कहाँ पे क्या है। तो अब मान लो आप AWS में स्टोरेज यूज करो, गूगल में आप AI/ML यूज करो, और कंप्यूट यूज कर लो उसका, बिल्कुल एज्योर का, कैसे भी कर लो, लेकिन मल्टी क्लाउड इज द बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से। खासकर पब्लिक क्लाउड यूज कर रहे हो, कम से कम 2, ऐसा नहीं 3, 2 रख के, ताकि आपको बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड मिले। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपने जर्नी पहले शुरू करी, लेकिन 2020 में डिलीवरी में जब आप आए तो यहाँ पे क्लाउड ऑलरेडी यूज हो रहा था, बट अभी मार्केट शेयर करंटली क्या है और इसका फ्यूचर पाथ क्या है? ये कुछ ग्रोथ दिख रही है आपको आने वाले टाइम में, या ये स्टक हो गया है, या कैसे है? नहीं, स्टक तो नहीं होगा, और मुझे लगता है कि कम से कम आने वाले 10 साल तो नहीं होने वाला, जब तक एकदम ही कुछ ऐसा ना आ जाए जिसका हमें नहीं पता। ठीक है, जैसे पहले हमें AI/ML का भी नहीं पता था, लेकिन ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि पहली तो चीज़ है, ये 14 to 21% ग्रोथ तो हो गई होगा। उसके रीज़न है, पहली तो चीज़ है जैसे मैंने बताया AI/ML है। तो AI/ML के आप कुछ भी AI की मशीन पे कुछ भी करोगे तो अल्टीमेटली आपको एक्सेस कहाँ से लोगे आप? इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपको चाहिए। इतनी तेजी से वो हो रहा है। इनफैक्ट आप AI/ML भी छोड़ दो, मशीन वाइज भी देखोगे तो मान लो ग्रेविटॉन मशीन्स आ गई हैं, उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। एग्जैक्टली। आर्किटेक्चर अलग अलग आ गए, तो आप सस्टेन नहीं कर सकते अगर आप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हो। कोई भी कंपनी प्रॉपर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन देख रही है तो वो क्लाउड में तो जाएगी, और ये बिग 3 प्लेयर्स में से एक को रखना पड़ेगा उन्हें, जैसे AWS, Azure और GCP। हाँ, बैक एंड पे वो अपनी कोई भी और सर्विस चलाए, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं भी रखे डेटा, वो अलग है। बट जिस हिसाब से स्केल हो रहा है
फिर जिस हिसाब से डेटा है आज की डेट में, डेटा प्रोसेसिंग आप देखो, और डेटा डिजिटल की वजह से बढ़ ही रहा है। बढ़ ही रहा है। और डेटा, इनफैक्ट डेटा इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, ये सब एकदम अलग टीम हो गई है। पहले ऐसा नहीं था। आज पहले हम पता, अच्छा 500 GB डेटा, एक हम सुनते भी नहीं थे 500 GB। आज हम 5 TB डेटा, ये डेटा प्रोसेस कर रहे हैं, ये चल रहा है, इनकी डेटा लेक्स में इतना हो रहा है। तो डेटा की कोई वो ही नहीं है, हम डेटा से ही तो सराउंडेड है। और अभी भी मैं इसकी करंट मार्केट कैप्चर देख रहा था, आई थिंक विच इज अराउंड 900+ बिलियन करंट। हाँ, तो 1 ट्रिलियन तो मेरे ख्याल से इस फाइनेंशियल ईयर में हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, जैसा रिसेंट इनके प्रॉफिट भी हैं। अराउंड 2035 और सो 5 ट्रिलियन तक भी हो जाएगा। तो कंपाउंड एज आई सेड दैट it is a 14 to 21%. So it can go there, and of course these three, AWS, Azure, GCP, 60% मार्केट तो इन्हीं का है इनफैक्ट। और जैसे 60% मार्केट इनका है, बट इनमें क्या कोई स्पेशलाइजेशन है? बिकॉज यू हैव यूज्ड ऑलमोस्ट ऑल द क्लाउड प्लेटफॉर्म, राइट? सो डू यू डिस्क्राइब कि AWS इस चीज़ के लिए आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, GCP इस चीज़ के लिए, Azure इस चीज़ के लिए? देखिए, ये तो मेरे ख्याल से पर्सनल एक्सपीरियंस पे होता है। लेकिन ऑफ कोर्स मैंने सबसे ज़्यादा AWS और GCP यूज़ किया, Azure तो इतना नहीं किया, तो कमेंट करना मुश्किल है। लेकिन AWS का एक तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमेशा रहेगा कि वो मार्केट में भी फर्स्ट आया, ट्रेन कर दिए बंदे। इनफैक्ट जब मैं क्लाउड में उतरा था तो उस टाइम तो क्लाउड के जो इंटरव्यूज होते थे, दैट वर नॉट दैट मच कॉम्प्लेक्स, क्योंकि जो बंदा इंटरव्यू ले रहा है उसको भी उतना ही आता है, उसको भी शायद यूट्यूब वो भी तभी सीख रहा था। हाँ। और हम, लेकिन मैंने जब तक डिलीवरी ज्वाइन की तब तक 2-3 साल में एकदम पलट गया था मार्केट। बहुत कॉम्प्लेक्स इंटरव्यूज होने लगे थे। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अलग अलग रीज़न है, लेकिन AWS का मेजर रीज़न है कि फर्स्ट मूवर है। दूसरा, उनकी अपनी खुद की सपोर्ट है, दे हैव दैट कस्टमर फर्स्ट पॉलिसी। सो खासकर एंटरप्राइज कस्टमर्स ये सब के लिए। सो आई थिंक AWS will always be a, and still it is a market leader, right? Yes, 30, that's 30%. The reason, because customer first policy है। अब उनके व्हाट्स न्यू पेज होता है AWS का एक, जहाँ पे रोज आप देखो तो नंबर ऑफ न्यू फीचर्स या न्यू रिलीजेस इज मोर देन 10 एवरी डे। सो एक वो अलग वो होता है। तो बाकी GCP और Azure का भी ऑफ कोर्स कुछ सर्विस बहुत ही अच्छी हैं, और लेना, अडॉप्ट तो करना चाहिए। इट्स जस्ट दैट कस्टमर सपोर्ट आप कह लो, तो उस वे में, या अभी ज़्यादातर इवॉल्व नहीं हुए हैं उस हिसाब से। जैसे गूगल भी अगर मैं देखूं तो मेनली इंडिया में अदानी ग्रुप ने जब से वो किया रीजा, तब से वो ज़्यादा अडॉप्ट होने लगा। उससे पहले इतना नहीं था, अभी भी इतना नहीं है। तो वो डिपेंड करता है कि बिग प्लेयर्स कैसे कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, तो उस हिसाब से होता है। और इसके अलावा भी जैसे मैं कई बार नाम सुनता हूँ, फॉर एग्जांपल अलीबाबा है, IBM का भी कुछ क्लाउड सर्विस, ओरेकल का भी, ये किस मार्केट? हाँ, तो अलीबाबा का तो मैं साफ बोलूँगा कि थोड़ा इंडिया चाइना की वजह से या चाइना मार्केट की वजह से, इंडिया में तो अलीबाबा का कोई स्कोप नहीं है, बाहर या विद इन एशिया पैसिफिक हो। लेकिन ओरेकल का जरूर है, क्योंकि देखिए ओरेकल इज ऑलवेज अ नोन प्लेयर, चाहे वो किसी चीज में आया हो। हमारे टाइम में DB में था, उस समय आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट में था। ओरेकल आज भी फाइनेंस में बहुत यूज होता है, ERP में, तो ERP में बहुत बड़ा लीडर है वो। तो एक ट्रस्ट फैक्टर है ओरेकल का, और ओरेकल के प्रोडक्ट्स अच्छे माने जाते हैं। और तो ओरेकल एक नीश मार्केट को कैच कर रहा है, वो उनके टारगेट ऑडियंस को ही वो कर रहा है। तो इसलिए शायद उसकी AWS, GCP या Azure जैसा वो नहीं मिलेगा आपको, लेकिन उनका अपना वो मार्केट है। इनफैक्ट अभी भी उन्होंने इंडिया में बहुत बड़ी एक कोई डील ली है, इसलिए क्यों, तो वो उस हिसाब से टारगेट कर रहे हैं। तो ओरेकल तो रहेगा, मतलब चलेगा अपना, but I don't think it will catch anywhere to AWS or something in maybe next 10 years also. और वो हो सकता है उस मार्केट को ही नहीं टारगेट, हाँ, वो जो जनरल मार्केट, क्योंकि वो इतना आसान नहीं है एक बार होना, वो नेटवर्क बनाना, वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। अब गूगल जैसी कंपनी, इन्होंने तो अपने फाइबर और वो सब पहले ही सेटअप कर रखे हैं।
तो इसलिए थोड़ा वो है। और जैसे ग्रोथ की बात कर रहे थे हम कि 14 to 20% के ऊपर में ग्रोथ है, प्राइमरी फैक्टर्स क्या हैं इस ग्रोथ के, अगर आप देख रहे हो तो विद इन लाइक लास्ट 5 years में ट्रेंड क्या देखा है? तो जैसे मैंने बताया कि है तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं। पहली तो है कि सभी लाइक वी एज अ नेशन आल्सो आर गोइंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक बैकबोन है, ठीक है। और कंपनी हैज स्टार्टेड रियलाइजिंग कि हम अगर क्लाउड पे नहीं होंगे तो वी कांट स्केल। एग्जैक्टली, ठीक है। प्लस एक और फैक्टर है जो बहुत कम लोग मतलब रियलाइज करते हैं, वो है ह्यूमन फैक्टर। अच्छा, ठीक है। आज की डेट में अब आप डेटा सेंटर मेंटेन करने के लिए बंदा लेने जाओ, आपको बंदे ही नहीं मिलेंगे। ना वो स्किल सेट के बंदे ठीक है, मिलेंगे। स्किल सेट ही नहीं है, और बंदे होंगे भी वो अब दे डोंट वांट टू कम बैक। सबको अच्छे एडवांस टेक्नोलॉजी में काम करना है, क्योंकि मार्केट ही वो है। अगर क्यों कोई अपना करियर खराब करेगा या ग्रोथ वो रहेगा। Vinay, we talked already about the growth, but what are the primary factors which are contributing to this growth in the cloud sector? Okay, so as I said, primary growth will be there, and if all the companies or all the org are going for digital transformation. When we say digital transformation, it automatically will cover AI, ML, data, data processing, the huge data which we are generate that needs to be processed. Okay. Third most important thing is like the scale. You want to reach each and every part of the country. Exactly. Okay, and for that you need that scale. Scalability and high availability is a must now. Must have. So that is also leading to this. So plus people now, or you can say the technology has advanced so much, they don't want to be a part of a single vendor or single type of tooling. You will not say that okay आपको सिर्फ काफका में ही काम करना है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो आपको 4 चीज़ों की और नॉलेज चाहिए, सब कुछ। तो उसमें बंदे ऑफ कोर्स आईटी में भी बंदे अब काफ़ी महंगे हो गए, तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं क्लाउड में आना ही होगा, नहीं तो आप सस्टेन नहीं करोगे। जो अच्छे बंदे हैं वो भी नहीं आएंगे वापस ट्रेडिशनल में। तो ऐसा हो गई, कोई बंदा बहुत अच्छे स्केल पे क्लाउड में मल्टी काम कर चुका है, अब आप उसको बोलो एक स्टार्टअप में शुरू करना है, एक EC2 VPC और S3 लगाने, वो नहीं आएगा, उसकी ग्रोथ खत्म हो जाएगी और 6-8 महीने में उसको लगेगा मुझे कुछ नहीं आता। तो ये सब रीज़न भी है कि और कंपनीज अडॉप्ट करने लगी हैं, जो लीगेसी सिस्टम पे भी है वो भी क्लाउड माइग्रेशन और ये सब कर रही हैं। तो वो आप कह लो कि समय की मांग है। और इसके अंदर में मतलब ओवरऑल तो जैसे हमने बात करी, बट व्हाट आर सम ऑफ द emerging trend which you see recently, which are like new services which are getting released, and what are some of the complex thing which you were saying, right? कि अगर मुझे सिंपल एक S3 बकेट बनानी है, एक सर्वर चाहिए, ये वो चाहिए, स्किल सेट भी नहीं है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स सेटअप है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, तो उसके बारे में बताएंगे? सो देखिए, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नो टेक्नोलॉजी इज कॉम्प्लेक्स है एज पर मी। लाइक वो आप अपने डिमांड के हिसाब से उसको कॉम्प्लेक्स बनाओ। एक 5 लोगों की कंपनी में एक 2 टेक्निकल हैं, एक CFO है, एक CEO है, वो 2 बंदे सोचेंगे यार मैं क्या क्या देखूंगा। तो उनको सबसे इजी लगेगा भाई पकी पकाई सर्विस ले लो, मुझे 4 बटन क्लिक करे काम हो गया, तो मैं खुद कितना देखूंगा, और वो जायज़ भी है। तो मेरे ख्याल से जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या टीम। ठीक है, तो आप क्लाउड की 10 लोगों की टीम रख रहे हो तो उसका स्कोपिंग आप उतना ही रखोगे कि आपको ये संभालना है। आप 100 बंदों की टीम रखोगे तो ऑफकोर्स आपके पास बहुत वो है। बिल्कुल। अब जैसे बहुत सारी कंपनियां वहाँ देखोगे कि अलग अलग टीम बनी है, डेवऑप्स की अलग टीम है, वो सिर्फ CI/CD देखती है, ठीक है, और न्यू कुछ भी आ रहा है वो देखेगी। एक है प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग, वो सिर्फ आपका सेल्फ सर्व मॉडल पे काम करेगी कि डेवलपर प्रोडक्टिविटी के लिए आप काम करो। एक SRE अलग होगी, साइट रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग, वो सिर्फ आपका ऑब्जर्वेबिलिटी, मॉनिटरिंग, ट्रबल शूटिंग ये सब देखेगी। सो वैसे ही कॉम्प्लेक्सिटी इन क्लाउड इज ऑल्सो लाइक दैट। आप
2 सर्विस 5 सर्विस किसी भी क्लाउड की यूज़ कर रहे हो अगर, तो वो डिपेंड करता है आपकी कंपनी का साइज़ क्या है और आपका प्रोडक्ट कितना बड़ा है। ठीक है, अगर आपका एक प्रोडक्ट है वो गिन के बस एक EC2 हाई वो ऑटो स्केलिंग लगाना है, बैकएंड में RDS चलेगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा रेडिस होगा बस, तो उसमें क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, उसमें कुछ काम इतना नहीं होगा। अब वही कंपनी अगर डेटा लेक्स भी कर रही है, उसकी कोई एक एप्लीकेशन नहीं है, अलग अलग है, कुछ क्लाउड फ्रंट पे है, कोई API गेटवे पे है, कोई EC2, कोई Kubernetes, तो वो स्केल इतना बड़ा हो जाता है कि साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्सिटी लेके आती है। एग्जैक्टली कभी भी इंडिपेंडेंट ऐसे कुछ नहीं होता। आप कोई भी कंपनी देख लो, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो अपना IT रखती है, और उनसे वो मैनेज नहीं होता इसलिए वो आउटसोर्स करती है है ना, वरना आउटसोर्स की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि इट्स जस्ट लाइक अ बिग एलिफेंट इन द रूम कि आप हमें नहीं पता और हमसे बेटर वो जानते हैं, या वो कम से कम हम उनको रिस्पॉन्सिबल हेल्ड कर सकते हैं। कुछ फटा तो बहुत इजी है सामने वाले को बोलना तुम्हारी वजह से फटा, तुम्हारी वजह से फटा, हाँ, क्योंकि हमसे नहीं हो रहा। तो मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी कभी कॉम्प्लेक्स नहीं होती, इट्स जस्ट दैट ऑर्गेनाइजेशन का स्पेंड कितना है और टीम साइज कितना है, उसके हिसाब से कॉम्प्लेक्स बनती है। और AI और मशीन लर्निंग में भी स्पेसिफिकली क्या कौन कौन सी सर्विसेज है जिनका नया ट्रेंड आप देख रहे हो? क्योंकि बिकॉज व्हाट आई हैव सीन इज कि एवरी क्लाउड प्रोवाइडर डू हैव देयर ओन स्पेशलाइज्ड मशीन लर्निंग एंड AI सर्विसेज आल्सो। सो पहले इसमें जाने से पहले समझना होगा पहले मशीन लर्निंग क्या है और AI क्या है। आजकल वो वर्ड तो एक साथ आ जाता है AI ML, लेकिन दो अलग अलग चीज़ें हैं। ML एज यू से मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग कब है, जब आप जितना डेटा फीड करोगे उस डेटा पे मॉडलिंग कर रहे हो, उस हिसाब से उस डेटा को ट्रेन कर रहे हो, कोई भी आपके हिसाब से जो डेटा आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग ग्राफ बना दे, एनालिटिक्स कर दे, सब कुछ, वो ML हुआ। तो जैसे सेज में कर है आपका AWS का ऐसे करके और भी है, सब अपना अपना वो देते हैं। AI इज बेसिकली एडिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस लाइक सर्विस। ठीक है, जहाँ पे आप अगर ह्यूमन बैठता तो वो जैसा काम करता वही काम उस ML मॉडल पे AI करेगा विथ मच क्विकर टाइम। ठीक है, इसीलिए तो आजकल इतना ट्रेंड चल रहा है कि AI विल रिप्लेस ह्यूमन बीइंग, बिकॉज इट्स अ ह्यूमन इंटेलिजेंस, कि वो ह्यूमन, आज आप ChatGPT पे लिखते हैं लेटर टू प्रिंसिपल फॉर लीव मान लो, तो इंटेलिजेंस हमारी जो थी, हम क्या करते थे, टू प्रिंसिपल डेट 6 लाइन लिखी फिर किया, वो मुझे शायद 15 मिनट ले ले, वो मुझे 30 सेकंड में मिल गया। सो है ह्यूमन इंटेलिजेंस ही। अब उसमें आपको वो ट्रेन करते करते क्या है, आप एक्स्ट्रा वर्ड्स ही तो हटा रहे हो जो काम के नहीं है या ऐसा लग रहा है। तो यही हर चीज़ में AI में। तो AI में बेसिकली सर्विसेज वाइज अगर आप बोले, कोई सर्विस नहीं है AI में। वो मॉडल धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे हैं, उस हिसाब से आप जो मॉडल यूज़ करोगे उस हिसाब से अलग अलग यूज़ केसेस हैं। जेन AI है, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स है, मल्टी मॉडल AI है, कंप्यूटर विजन्स हैं, ये सब। तो उस हिसाब से ये सारे इवॉल्व हो रहे हैं और वही सर्विस का वो बन रहे हैं। बेसिकली AI की अपनी कोई सर्विस ऐसे नहीं है, जैसा मॉडल ट्रेन होगा बैकएंड पे उस हिसाब से उसके ऊपर वो चल रहा है। So specifically after the generative AI hype, there is more investment coming into it. So that's because when we talk about technology, तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा कोडिंग। जो कोड होता है, कोड जनरेशन, या सीधा बोला जाए टेक में, अगर किसी भी कंपनी को अपना इन्वेस्टमेंट कम करना है और AI से ह्यूमंस को रिप्लेस करना है जो लेके चल रहे हैं, तो उनका फर्स्ट वो आएगा कि ऑफ कोर्स डेवलपर्स कम करो। और डेवलपर्स कम कैसे कर सकते हैं, जब आप कोड जनरेशन करो। तो कोड जनरेशन कैसे हो रहा है, जेन AI से हो रहा है। जो गिटहब कोपायलट आ गया है, कर्सर AI आ गया है, कोड रैबिट आ गया, बहुत सारे आ गए हैं ऐसे। तो वो यही काम कर रहे हैं। तो वो आप बस कुछ एनोटेशन दो या बताओ, वो कोड जनरेट करके दे रहे हैं, उस हिसाब से है।
सारा, इवन यूनिट टेस्ट केसेस वो सब भी अब उसी में हो रहा है। अब तो सब कुछ लिख के दे रहा है। क्यूए भी गया कहाँ जाएगा बंदा। लेकिन जनरेटिव एआई इसलिए इतना पॉपुलर है क्योंकि टेक Value- में वो एकदम वो कोड लेवल है उस पर, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग होते उसको रिप्लेस है, उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए काम कर रहा कर है, रहा है। इसलिए जेन एआई इतना पॉपुलर है। और वो कॉस्ट भी कम है और उसका आरओआई ज़्यादा है। हाँ, आप कह सकते हो कि अगर उसको ढंग से यूज़ किया जाए तो उसका आरओआई बहुत अच्छा है। हाँ, तो इसलिए वो ये है कि वो एकदम से अब अडोप्शन इंक्रीज हो गया, तो अब अडोप्शन इंक्रीज हो गया तो इन्वेस्टमेंट आ रही है उस एरिया में। हाँ, तो एनेबलर तो है, वो प्रोडक्टिविटी तो बढ़ा रहा है, नो डाउट। अच्छा, एक जब भी हम क्लाउड में बात करी, हमने सिंपल इंफ्रास्ट्रक्चर की तो बात करी, बट व्हेन आई लुक back, there are like a 2 or 3 key things. One is, for example, this serverless technology. Then we talk about container technology. Then we talk about container orchestration, Kubernetes, etc. What are those things? Okay, so of course before going to the definition और किसके यूज केस के आती है, तो इसका भी डायरेक्ट रिलेशन मैं बोलूँगा ऑर्ग या टीम साइज से होता है। Okay. ठीक है, एज यू से सर्वरलेस, दैट मीन्स ऐसा नहीं वो सर्वरलेस है, वो सर्वरलेस मीन्स आपको नहीं पता उसका सर्वर कहाँ है। हाँ, मतलब सर्वर है, कहीं रन कर रहा है, मैं मैनेज नहीं कर रहा उसका। इट्स जस्ट लाइक फॉर यू, इट्स जस्ट अ SaaS लाइक टाइप ऑफ सर्विस। आप जीमेल या गूगल ड्राइव पे आप जितना भी एंड्रॉयड फोटोज वोटोज जो ले रहे हो सिंक हो रही है, ठीक है, आपको नहीं पता बैकएंड इंफ्रा क्या चल रहा है, एक टाइम के बाद वो पैसा मांगेगा, ठीक है ना। सर्वरलेस इज जस्ट लाइक आपको मैनेज नहीं करना पड़ रहा, जैसे AWS में लैम्डा होता है या गूगल क्लाउड रन होता है उसमें, तो आपने अपने कोड लिखे, वो बैकएंड पे चल रहा है और सर्वरलेस सब कुछ हो रहा है, कर रहा है। उसके लिए आपको अलग से कोई प्रोविजनिंग नहीं करनी पड़ रही इंफ्रास्ट्रक्चर की। ठीक है, जैसे बहुत सारी सर्विस हैं, गूगल की बिग क्वेरी है, डायनेमो डीबी है, इसमें दीज आर सर्वरलेस, तो इसका एडॉप्शन तो बढ़ेगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा मार्केट है इसका। इसका रीज़न ये है, पहली तो है कि कंपनीज अब धीरे धीरे मेंटेनेंस एंड सपोर्ट वर्क पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहती हैं। ठीक है, ठीक है, और जो क्लाउड प्लेयर्स हैं वो भी धीरे धीरे ऐसा ट्रेंड बना दे रहे हैं कि हम ही मैनेज कर लेंगे जी आपका सब कुछ। हम मैनेज कर लेंगे, अगर आप कर पा रहे हो तो हम आपकी लाइफ और कॉम्प्लेक्स कर देंगे। ठीक है, आपको बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ, क्यूबरनेटिस वर्जन्स। आप अगर अभी देखोगे, अभी क्या होता है, जो क्यूबरनेटिस वर्जन होता है उसको हर 6 महीने में आपको अपग्रेड करना पड़ता है। एंड ऑफ लाइफ हुआ तो आपको उसका एक्स्ट्रा चार्ज देने होंगे। 1 साल तक नहीं हुआ तो हम ऑटो अपग्रेड कर देंगे। ठीक है, तो इससे दोनों काम हुआ कि आप लेटेस्ट वर्जन पे रहो वरना आपको पैसे देने होंगे। ठीक है, और 1 साल तक नहीं हुआ तो हम कर देंगे, हमारा मेंटेनेंस ईजी हो गया। हाँ। और ये सिर्फ क्यूबरनेटिस वर्जन नहीं है, अब सब में आ गया है, RDS में आ गया है, ओपन सोर्स में आ गया है, कि आपको पीछे रहने नहीं देंगे। पीछे नहीं तो आप एडवांस, आप क्योंकि फीचर वाइज रिलीज होता है तो आपको फीचर यूज करने आगे हो। हाँ। लेकिन अब वो अपग्रेड करना डिजिटल इंडिया में खासकर ये होता है कि आपको डाउन टाइम चाहिए। डाउन टाइम हर एक अफोर्ड नहीं कर सकता इन अ लार्ज इंफ्रा लाइक व्हाट वी यूज। वहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर बोलने जाएं कि भाई आज हमें आधे घंटे का डाउन टाइम चाहिए, चाहे कितना कोई बेस्ट प्रैक्टिस बोल ले, बहुत सारी चीज़ें देख दुख के डाउन टाइम तो चाहिए होता है। तो वो बोलना बड़ा मुश्किल हो गया है, और हर दूसरे हफ्ते या हर दूसरे महीने बोलेंगे ये तो टीम को कुछ आते ही नहीं है, बैठ के यही करते रहते हैं। तुम 0 डाउन टाइम पे क्यों नहीं जाते हो? इनफैक्ट AWS ने भी RDS ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट ले आए, सब ले आए, लेकिन वो भी कमिट नहीं करते, नहीं 0 डाउन टाइम नहीं है। तो कहने का मतलब है ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सर्वरलेस का एडॉप्शन बहुत हाई हो रहा है। और एक तरह से देखा जाए तो देखो वो मोनोटोनस जॉब हो जाता है एक बार के बाद, क्योंकि वो लर्निंग नहीं है उसमें, वही सेम काम आपको रिपीट, सेम काम है, वही अपग्रेड का बटन दबाना है। 10 बंदे कॉल पे बैठे हुए हैं, देख रहे हैं 10%, 20%, 100%, हाँ हो गया। तो सर्वरलेस इज द फ्यूचर मेरे हिसाब से, डिपेंडिंग अपॉन द यूज केसेस। ठीक है। अब सर्वरलेस बेसिकली होता क्या है? एज आई सेड कि सर्वरलेस इज बेसिकली वेयर यू डोंट हैव टू प्रोविजन एनी इंफ्रास्ट्रक्चर और मेंटेन एनीथिंग। ठीक है, तो डायनेमो डीबी है, बिग क्वेरी है, आपका लैम्डा है। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ होती है? प्रॉब्लम होती है
अचानक से बहुत स्पाइकी वर्कलोड है अगर ठीक आपका, है, तो वो शायद बैकएंड पे वो झेल नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें कोल्ड स्टार्ट लेटेंसी होती है। ठीक है। तो प्लस इवेंट ड्रिवन कोई काम होता है तो उसमें ये सब बहुत काम की चीज़ है। जैसे लैम्डा में कुछ ऑटोमेशन करना है, वो 15 मिनट तक ही का लैम्डा होता है, तो वो 15 मिनट में आपको कुछ लॉजिक लगा के ख़त्म करना है, या S3 में जैसे कोई ऑब्जेक्ट आई उसको प्रोसेस करना है कुछ। तो जहाँ इवेंट ड्रिवन चीज़ें हैं और DynamoDB स्ट्रीम्स है अगर, तो ये सब में आपका सर्वरलेस बहुत अच्छा है और इसका एडॉप्शन बढ़ेगी, ठीक है, ये कम नहीं होने वाला। इनफैक्ट अब आप देखोगे तो ऑरोरा सर्वरलेस आ गया, ओपनसोर्स सर्वरलेस आ गया, रेडशिफ्ट सर्वरलेस आ गया, ठीक है। तो क्लाउड कंपनीज आर आल्सो इन्वेस्टिंग इन दैट। तो जैसे हमने शुरुआत में बोला था जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, तो बाय डिफॉल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस आप जब तक बड़ी कंपनी नहीं हो या आपके आप बंदे नहीं है, तब तक आप घूम फिर के आप प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस या SaaS पे जाओगे, ठीक है, नहीं तो नहीं काम चल पाएगा ऐसे। और इसके अंदर में एक माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर भी बहुत फेमस। हाँ, सो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर बेसिकली जैसा आप अभी बता रहे थे डॉकर क्यूबरनेटिस, वो बाय डिफॉल्ट उसमें आ ही जाता है, ठीक है। सो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में क्या होगा या डॉकर में क्या होगा, तो सर्वरलेस जैसे मैंने बताया, डॉकर में आप क्या करोगे, सारा ऑपरेटिंग सिस्टम और उसकी डिपेंडेंसीज आपने एक कंटेनर में डाल दी। कंटेनर आए इसलिए था कि एक वर्ड पॉपुलर हुआ था, व्हाट इज रनिंग इन माय मशीन इज नॉट रनिंग ऑन योर मशीन। इससे इसका इवॉल्वमेंट हुआ था और ऐसा होता था। तो कंटेनर वहीं से शुरू हुआ और डॉकर इज द मोस्ट पॉपुलर कंटेनर सर्विस। तो डॉकर बेसिकली आपका शिपिंग ऑफ सर्विस में यूज़ होने लगा, कि जहाँ पे आपको OS उसकी डिपेंडेंट वो है, वो आप अपनी इमेज बनाओ और आप एज अ माइक्रो सर्विस उसको लॉन्च कर दो, ठीक है। तो छोटी छोटी सर्विस करके आपकी सर्विसेज हो जाएंगी सारी। और ये भी बहुत पॉपुलर मॉडल है, इनफैक्ट मेंटेनेंस भी कम चाहिए होता है इसमें और स्केलेबल भी होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। बहुत स्केलेबिलिटी का तो इसके अंदर में है। फॉर एग्जांपल आपको अगर मान लो जैसे फ्रंट एंड है, बैक एंड है, अगर आपको एक फ्रंट एंड डिफरेंट तरीके से स्केल करना है स्पेसिफिक डेज, उसमें तो ये बहुत आसान है। वो उतने ज़्यादा आप उसके कंटेनर ऐड कर दोगे, सब है। डॉकर स्वार्म एक चीज़ होती है, उसके थ्रू कर दोगे, जैसे भी है। लेकिन एक टाइम पे सिर्फ डॉकर काम नहीं आता, जब बहुत बड़ी ऑर्ग हो जाती है या बहुत ज़्यादा सर्विसेज हो जाती है, वहाँ पे फिर आप क्यूबरनेटिस करते हो। तो क्यूबरनेटिस कुछ नहीं है, वो डॉकर ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म है, कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म। तो वहाँ पे आपको स्केलिंग भी देखनी है, ठीक है, लाइफ साइकिल भी वहाँ पे अब आपका चेंज हो गया। अब आपकी जो स्पाइक्स अप एंड डाउन आती रहती हैं, ये तो उस हिसाब से तो वो सारी चीज़ों को मैनेज करना सब कुछ। और प्लस क्यूबरनेटिस जो CNCF की वजह से भी वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, क्यूबरनेटिस एडॉप्शन। तो अगर मेंटेनेंस पार्ट हटा दें, ये वर्जनिंग ये सब, तो बाय डिफॉल्ट अब हर कंपनी क्यूबरनेटिस में जाना चाहती है, ठीक है, क्योंकि उसका रीज़न ही ये है कि आप कुछ भी सर्च भी करोगे ना, मुझे ये करना है, तो वो बोलेगा ये रहा हेल्म चार्ट, ये लो, इसको डिप्लॉय करो। कम्युनिटी काफ़ी ओपन सर्च सब आ गया है, ऑपरेटर बेस्ड क्यूबरनेटिस बहुत कुछ चल रहा है। आप अपना खुद का ऑपरेटर लिख लो, आप आपका ऑपरेटर यूज़ करो, अपना ओपन सर्च का ऑपरेटर यूज़ करो, और उसमें डेवलपमेंट भी बहुत चल रही है। तो विदाउट क्यूबरनेटिस एक डेवऑप्स को भी हैंडीकैप्ड माना जाता है कि भाई क्यूबरनेटिस नहीं आता तो नहीं होगा, क्योंकि कंटेनर और वो सब सीखना भी और एडॉप्ट करना बहुत इजी है। तो क्यूबरनेटिस रहेगा और उसका इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो क्यूबरनेटिस बेसिकली जहाँ भी स्केलेबिलिटी चैलेंजेस हैं, ठीक है, और जहाँ पे भी आपको माइक्रो सर्विसेज बेस्ड और क्विक वो प्लानिंग या वो सब करनी है कि कैसे इंटरेक्ट करेगी सर्विस, तो वो सब के लिए क्यूबरनेटिस इज दी फ्यूचर। ठीक है, और आई थिंक ये मैच्योर्ड प्रोडक्ट भी है अब। हाँ, जितने CNCF में आ गए वो तो है, प्लस जितने सारे ऑलमोस्ट सब ओपन सोर्स उसको सपोर्ट करते हैं, ग्रेफाना, प्रोमेथियस, ओपन टेलीमेट्री, सब कुछ, तो वो बहुत इजी है एडॉप्शन। तो अच्छा, ये तो हो गई हैं अच्छी बातें, हमने देख लिया यूज हो रहा है ये वो, बट सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी का क्या करें, उसकी क्या कंसर्न है, कैसे इनको रिजोल्व कर सकते हैं? देखिए,
इसीलिए तो प्राइवेट क्लाउड हो गया, डेटा सेंटर बना है, जहाँ पे कंपनीज को टेंशन होती है सिक्योरिटी की, वहाँ पे ऐसा हो जाता है। अभी हाल ही में एक स्टार्टअप का कुछ हुआ था, वो तो पब्लिक कंपनी भी नहीं है, वो उसका पूरा कोड ही उड़ा दिया गया। ठीक है, तो बेसिकली सच बताऊं, सिक्योरिटी इज ऑल्सो अ माइंडसेट गेम। अच्छा, आप कोई भी सिक्योरिटी वेंडर ले लो, आपको डरा डरा के बेचेगा अपना सामान। ठीक है, अगर ये हो गया तो इट्स जस्ट लाइक अ LIC एजेंट। आप अगर मर गए तो आपके बच्चों का क्या होगा, ये क्या होगा। सिक्योरिटी वही मॉन्स्टर है क्लाउड के दुनिया में। ठीक है, तो बेसिकली हर कंपनी एस्पायर करती है टू बी पब्लिक, टू बी ग्लोबल, और कंपनी धीरे धीरे जब बड़ी होती जाती है तो उनको ये सब डर सताता है। इट्स नॉट ईजी टू मैनेज। कोई जाके बोल दे भाई मेरी 1000 बकेट है S3 में, अच्छा डेटा इंक्रिप्शन है, रेस्ट, ट्रांजिट, वर्जनिंग एनेबल्ड है, और PII डेटा तो नहीं है। इतने सारे फैक्टर, मतलब उसके लिए अलग से इन्वेस्ट करना पड़ेगा बंदों को। ठीक है, और सच बताऊं कि सिक्योरिटी, अगर डिटेक्शन इज वेरी इजी थिंग, फिक्सिंग इज अ रियली टफ गेम, बिकॉज कुछ करने जाओ कुछ फट जाए बिजनेस तो वो अलग है, बिजनेस इम्पैक्ट। दूसरी चीज़ है कि आपको दूसरों पे डिपेंडेंट रहना होगा। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि आपने फिक्स कर दिया हो गया। तो सिक्योरिटी हमेशा चैलेंज रहेगा, कभी सॉल्व नहीं होगा ये। लेकिन अब क्लाउड के अंदर में टूल्स हैं, क्लाउड के अंदर में जिससे कि सिक्योर टूल्स सेटअप तो है। देखिए, वो टूल्स क्या है, वो थोड़े अभी आइसोलेटेड मैनर में है, और वो भी देखा जाए बहुत अच्छे फाइंडिंग्स नहीं देते, वो आपको बेस्ट प्रैक्टिस दे देंगे। नहीं, जैसे IAM पॉलिसीज हो गया। हाँ, अब IAM पॉलिसीज ले लो। IAM पॉलिसीज बंदे बोलते हैं कि लीस्ट प्रिविलेज पे जाओ। हाँ, अब वो आप करने जाओगे तो चला, लेकिन जब आप फास्ट ट्रैक काम कर रहे हो ना, तो कोई बंदा ऐसे नहीं देखता अच्छा सिर्फ गेट चाहिए, पुट चाहिए, ये वो। आप एक बार के लिए स्टार दे देगा जल्दी से, हाँ सॉल्व हो गया और खत्म। अब उसके बाद वो जब हटाने जाएगा तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी उसको कि फट गया तो। और पब्लिक क्लाउड में ये सबसे बढ़िया वो जो जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर वाला। हाँ, जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर, वो सब कुछ भी है। मतलब एक बार जब बना है ना, कोई भी आप जाओगे, ये इनफैक्ट बंदे भी आते हैं। अब देखो, बंदे प्राइवेट जॉब में तो स्विच मारते रहेंगे, अब उनको विरासत में कोई चीज़ मिली है, वो कभी वो छुएगा नहीं। ठीक है, तो सिक्योरिटी कभी पूरी सॉल्व नहीं होगी। जो बोलते हैं ना वी आर 100% सिक्योर, वो झूठ बोलते हैं। इट्स नॉट 100% सिक्योर, इट्स जस्ट दैट आपने मेजर चीज़ जो आपके हाथ में लाया गया, आपने उसको मॉनिटर किया, आपने उसका डेटा प्रिपेयर किया, उस पर आपने वर्क किया। अब वर्क जो ही नहीं है, आपने पूरा फिक्स कर दिया। हो सकता है हमारा जो क्रिटिकल डेटा है हम वो अपने डेटा सेंटर पे ले आए, अपने प्राइवेट क्लाउड ले लिया, ताकि कोई मॉनिटर ही ना हो। जो ऑडिट हो रहे हैं उसके हिसाब से भी वो बस वैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन उसको कभी भी बोला नहीं जाता कि अच्छा ये पूरा फिक्स नहीं हुआ। तो इनमें टूलिंग में AI सिक्योरिटी टूलिंग कुछ एडवांस नहीं हुई है क्या, जो ये काम अपने आप AI तो और ज़्यादा सिक्योरिटी का क्या कहते हैं वर्क ले आई है। उस AI से सिक्योरिटी आप कह लो वो भी डिटेक्शन में ही आई है ज़्यादातर, लेकिन AI की खुद की सिक्योरिटी कौन देख रहा है? क्योंकि मान लो कोड जनरेट कर दिया, वो कोड कहाँ जा रहा है किसी को पता नहीं है। ठीक है, एंड आपका कॉन्ट्रैक्ट साइंड है, बगी कोड जनरेट कर रहा हो, वो कॉन्ट्रैक्ट साइंड है, तो वो लीगल ऑब्लिगेशन आ गई कि आपका कोड नहीं जाएगा बाहर। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा होगा मेरे हिसाब से बैकएंड में, क्योंकि उनका काम है मॉडल पे ट्रेन होना। तो कहीं ना कहीं तो ये होगा शेयर। तो AI तो और ज़्यादा सिक्योरिटी में ओवरलोड ले आया है, और कोई क्लेम कर रहे हैं अब MCP सिक्योरिटी आ गई है, ये है वो है, लेकिन बैकएंड वर्किंग आपको नहीं पता कि क्या हो रहा है। और अल्टीमेटली डेटा तो शेयर होता है, ऐसा नहीं है नहीं होता है। ठीक है, बस ये है कि जब तक केस वेस ना हो तब तक सब चल रहा है। ठीक है, देखो आई एम कंफर्म कि दिस फील्ड इज गोइंग टू गेट ग्रो, but there will be like people who will be just finishing the college or who are just starting the college. Why they should learn, or why they should invest the learning into the cloud space, and if you are able to convince them, how they can start their journey also. So there are two part of the. So first of all,
I don't need to convince them. If they are into the technology world, they can't run away from it. Okay. Irrespective आप full stack developer का कोर्स किया है, कुछ भी किया है, by default cloud आपके काम में आएगा ही आएगा. As we said, growth is 14 to 21%. जितनी भी टेक्नोलॉजी है, चाहे वो मिडल वेयर ले लो, चाहे इलास्टिक सर्च उठा लो, काफका उठा लो, रेडिस उठा लो, सिंपल नेटवर्किंग ले लो, वीपीसी वगैरह की, आप कॉम्प्लेक्स AI/ML के मॉडल ले लो, हर जगह क्लाउड है ही. तो क्लाउड से रन अवे तो नहीं हो सकते हो आप. इनफैक्ट आप डेवलपर ये भी नहीं बोल सकता मुझे सिर्फ इतना ही आता है, मुझे सिर्फ कोड लिखना आता है, कोड करूंगा और कुछ नहीं करूंगा. जैसे आज से 10 साल पहले हमारे जब भी हम पढ़ते थे तो उस समय बाय डिफॉल्ट एक कोर्स होता था, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, DSA कहते हैं. वो अभी भी बहुत चलता है. ठीक है, हैश मैप, हैश टेबल, स्टैक, क्यू, लिंक्ड लिस्ट, इसी पे बहुत आते थे. ठीक है, अब बाय डिफॉल्ट आपको बिना सिस्टम डिजाइन के आप नहीं काम कर सकते, या कोई भी नहीं आ सकता. आएगा तो हो सकता है वो शुरू के 1-1.5 साल टिक जाए, उसके बाद उस पे ये प्रेशर आएगा कि तुम्हें ये एस्पेक्ट क्यों नहीं पता, क्योंकि कोडिंग में भी अब वो चीजें आने लगी हैं. बिल्कुल. ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग बिना कोई काम नहीं कर सकते तुम और मल्टी रीजन डिप्लॉयमेंट के बगैर काम नहीं चल सकता. आपने देखा एक लोकेशन पे डिप्लॉय कर दिया, उसी लोकेशन पे फट गया. डिप्लॉयमेंट तो चलो तब भी आप किसी तरह आउटसोर्स कर दोगे, लेकिन आपकी जो स्केलेबिलिटी चैलेंजेस है कैसे करोगे, वो आपका कोड झेल ही नहीं पाएगा. आज जोमेटो जो इतना स्केल पे पहुंचा है, एग्जैक्टली जोमेटो जैसी सर्विस आप नहीं ले सकते ऐसे, जब तक आपके कोड में दम नहीं हो. ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं. तो जो भी आ रहा है इस फील्ड में, उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस समय सिस्टम डिज़ाइन, कि होता कैसे है सिस्टम. ठीक है, जो मैं कोड कर रहा हूँ, चाहे वो कहीं चैट GPT से भी जनरेटेड है, क्या वो प्रॉपर मल्टी थ्रेडेड है, क्या ये जो एल्गोरिदम है ये क्या है, ON है, O1 है, वो उसको पता होगा. तो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम एंड सिस्टम डिज़ाइन, आप जो ये टॉप फांग कंपनीज है या कहीं भी जाओ वहाँ पे है, आप वहाँ ये वही पूछते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर बंदे को ये आता है, बाकी सब तो यूट्यूब, उदेमी जिंदाबाद सब कर लेगा बंदा. ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन है, मैनुअल्स हैं, लेकिन आपका ये फंडा क्लियर नहीं है तो नहीं बढ़ेगा. इसीलिए डेवऑप्स में भी हम घुसते हैं, तो आप कहीं भी पढ़ोगे आपको पहला क्या आना चाहिए, लिनक्स ट्रबलशूटिंग, क्योंकि वो उसके लिए वो बेस है. क्लाउड में क्या आना चाहिए आपको, EC2, VPC, ये सब पता होना चाहिए. लेकिन रीज़न ये नहीं है, रीज़न है आपको किसी भी फील्ड में जा रहे हो, क्लाउड अब ऐसा भी नहीं होगा. बहुत सारी कंपनी मैं जानता हूँ जहाँ ऐसा नहीं है कि क्लाउड की अलग से टीम है, सब कुछ डेव को ही मैनेज करना है, टेराफॉर्म भी करना है, डिप्लॉयमेंट भी उन्हें ही करना है, सब कुछ. तो आपको बिना उसके सिस्टम डिज़ाइन और DSA के आप नहीं कर पाओगे ये. और ये ग्लोबल स्किल सेट भी है, ये मतलब हर जगह ये हर जगह यूज है इसकी, ये सबसे अच्छी बात है. हाँ, ये नहीं है कि भाई अरे हम कोई इंडिया के लिए स्पेसिफिक लर्न एग्जैक्टली. और ये तो मतलब आप कह लो कि मार्केट कहीं भी जाए, आपको अगर ये 2 चीज़ें पता है तो आप सिक्योर्ड तो हो कम से कम इस चीज़ में. बाकी ऑन टॉप ऑफ डैट ऑफ कोर्स आपको बेसिक फंडे क्लियर होने चाहिए, कहाँ से क्या हो रहा है, क्या कनेक्ट करना है, क्या सर्विस क्या क्या करती है. तो उसके लिए ऑफ कोर्स आप बेसिक वो करो, कोर्सेज करो, बहुत कोर्सेज. अब तो थ्योरी तो कैसे मान लो अब मेरे को इंटरेस्ट हो गया और मैं कन्विंस भी हो गया कि अब मुझे पढ़ना है, तो कहाँ से शुरू करूँ मैं ये लर्निंग जर्नी. तो लर्निंग तो मैं बोलूँगा कि सिस्टम डिज़ाइन, मतलब पहले तो वो लिख लो कि क्या क्या आपको करना है. तो जैसे सिस्टम डिज़ाइन है, तो सिस्टम डिज़ाइन के अपने इंटरव्यूज क्वेश्चंस होते हैं, उसमें आपको सब कुछ बताया जाएगा कि आपको कैशिंग क्यों चाहिए, स्केलेबिलिटी क्यों चाहिए, कैसे की जाती है, 3 टियर आर्किटेक्चर कैसे बनता है. ऐसे कर करके बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए. मतलब कोर कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि टेक वर्ल्ड में ऐसा क्यों है. हर बड़ी बड़ी कंपनीज की केस स्टडी करो. जैसे बहुत सारे ओपन सोर्स प्रोडक्ट जो हैं ये इन्हीं से निकले हैं. जैसे केओस मंकी है, नेटफ्लिक्स का प्रोडक्ट. ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें. तो उन्होंने अगर ये फंडे क्लियर नहीं किए होते तो नहीं निकल पाओगे. तो सबसे पहले वो फंडे क्लियर होने चाहिए. फिर क्लाउड में आपकी बेसिक सर्विस कोई भी एक क्लाउड पकड़ो, कि उसमें कैटेगरी भी बनी होती है, कंप्यूट के लिए ये होता है, इसके मतलब उससे पहले भी एक क्लाउड प्रोवाइडर पकड़ लो. उस पे आप अपना हैंड्स फ्री टियर पे अपना वो डालो,
रजिस्टर करो और अपना खुद का प्रोजेक्ट बनाओ। आजकल बहुत सारी फ्री गिटहब रेपोज मिल जाएगी आपको कि ये प्रोजेक्ट हमने बनाया, तो वो प्रोजेक्ट को आप रेप्लिकेट करो खुद बना के, तो उससे आपको समझ आएगा, वो हैंड्स ऑन हो जाओगे, हैंड्स ऑन होगा, तब आपको समझ आएगा अच्छा यहाँ से ये होता है। तो ये सब चीज़ें जब करोगे तब आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, अच्छा यही होता है, यही काम तो हम पहले भी सोचते थे कि है। तो क्लाउड अलग से कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, क्लाउड एक सर्विस है। अब अभी तक मैं बस फोटो अपलोड करने के लिए यूज़ करता था, अब वो मैं अपने सॉफ्टवेयर हार्डवेयर रिक्वायरमेंट के लिए कर रहा हूँ। और इसके अंदर में एक और चीज़ है कि अपनी कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, जो भी आपके एरिया में है, जैसे भी कम्युनिटी तो लिंक्डइन है, बहुत सारे अब आ गए हैं, हैकर रैंक और ये सब के, वो तो बहुत चीज़ें होती हैं, लेकिन कम्युनिटी में ख्याल से अपनी कॉलेज इकोसिस्टम या फ्रेंड सर्कल में भी बन जाती है। तो बेस्ट तो वही होता है कि एक प्रोजेक्ट लो, वो 2-3 लोग मिलके कर रहे हैं। और मैंने देखा है आजकल जो यूथ हैं खासकर, वो ये काम करते हैं अपना बना के। बहुत लोग आजकल ये क्या बोलते हैं, मतलब ओपन इस पे जो फोरम पे हैं, फ्रीलांसिंग है, इन सब पे बहुत पार्टिसिपेट करते हैं। यही सब उन्हें लगता है कि वो इस डायरेक्शन में काम करेंगे हो जाए, तो वो भी सही है। वो उनकी प्रोफाइल भी बिल्ड करता है। उसकी प्रोफाइल भी बिल्ड करता है, तो मुझे लगता है वो भी एक सही वे है। अगर आपने इनिशियल नॉलेज ले ली है, आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट उठाओ, स्कूल की वेबसाइट ही बनानी है, कुछ करना है, तो उसके थ्रू भी बहुत एक्सपोजर मिलता है कि अच्छा ठीक है तो स्टैटिक वेबसाइट ठीक है करना है। और अगर है भी तो अगर आपके वो लोकल सर्वर पे रन कर रही है, उसको क्लाउड में रन क्लाउड पे कर दो। तो उससे क्या है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर होना जरूरी है आपका। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो भी बंदा आ रहा है, खासकर एआई वर्ल्ड में, या जो भी तुम आसपास सुन रहे हो कि नौकरियां गई, एआई आ गया, नौकरियां नहीं गई, इस जस्ट चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो गई हैं और सस्ते बंदे अब कम हैं। या काम जो सस्ते में कराना था, या तो वो सस्ते में है नहीं, या उसके लिए वैकेंसी नहीं है। अगर आपको पैसे चाहिए तो आपको उस लेवल पे स्टार्टिंग से रहना पड़ेगा। तो आप विदाउट पाइथन स्क्रिप्टिंग या ये सब नहीं आगे बढ़ सकते। तो कहने का मतलब है ये सब बेस रखो अपना, और अपना फ्रेंड सर्कल में जैसे भी करके जितना उस फील्ड की बातें करोगे, ट्रेंड देखो क्या है, AWS व्हाट्स न्यू पेज खोलो, अच्छा ये 4 चीजें आई हैं, ये होता क्या है, तो आपका दिमाग ही उस तरफ चलने लगेगा, तो खुद ही कोरिलेशन बन जाएगा चीज़ों का। तो मेजरली ये है, सर्टिफिकेशन के पीछे मत भागो। ये भी एक चीज़ है कि लोग सर्टिफिकेशन के पीछे बहुत भागते हैं। मतलब सर्टिफिकेशन करो, बट वो आपका मेन एम नहीं होना चाहिए कि भाई भैया सर्टिफिकेशन कर लिया मैंने। और सर्टिफिकेशन का ओनली क्राइटेरिया, अब ये मार्केट में सब लोग जानते हैं, आजकल सर्टिफिकेशंस भी पेड होती है, ठीक है। तो सर्टिफिकेशन का ओनली क्राइटेरिया होता है कि आपने अपने रिज्यूमे पे ऊपर क्यूबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर या उसका लोगो डाल दिया AWS का, तो आप 10 रिज्यूमे हैं तो उनमें से पहले 2-3 में आ जाओगे, तो कॉल आ जाएगी। लेकिन आपने सर्टिफिकेशन खुद किया यानी वो इंटरव्यूअर खुद पकड़ लेगा, ठीक है। तो इसीलिए सर्टिफिकेशन से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस है। हाँ, क्योंकि जिस बंदे ने वो मान लो चाहे छोटा भी काम कर रखा होगा, उसको जो हर्डल आएंगे वो अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है कि अरे फॉर एग्जांपल वो स्कूल की वेबसाइट का ही था, अरे मैंने ये डिप्लॉय करी थी लेकिन ये तो वहां से तो ओपन ही नहीं हो रही थी, अच्छा मैं ये रूल ओपन करना भूल गया था, अरे वो करी थी लेकिन उस दिन तो ये डाउन हो गई थी, क्यों? क्योंकि हमने इतने ट्रैफिक के लिए सोचा ही नहीं था, लेकिन हमारा कोई एलुमनाई वाला पेज हो रहा था, उस दिन ज़्यादा हिट आ गए। या तीसरी चीज़ हो गई थी, यार हमने अपना ना एलुमनाई के लिए डेटा रखा था S3 वाली बकेट में, वो पब्लिक में रख दिया था, कोई ले गया उसको। और ये कोई भी एक चीज़ कर लो, मल्टी रीजन, डिजास्टर रिकवरी, लोड टेस्टिंग करके वो देख लो, तो हर चीज़ में ही वो है। तो कहने का मतलब है बंदों को वैल्यू ऐड करना होगा चीज़ों में, एक स्टैटिक वो नहीं, थोड़ा जैसे मैंने बताया DSA और सिस्टम डिज़ाइन, वैसे ही उस माइंडसेट को वैसे ट्रेन करना होगा कि आपको ये करना है। अगर आपने एक वेबसाइट भी बनाई है तो इसको कोई हैक नहीं कर सकता, उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, क्या क्या करना पड़ेगा, लोड आ गया तो क्या करना पड़ेगा, वो सब आपको सोचना पड़ेगा। डाउन हो गया रीजन तो क्या करना होगा। तो जब ये सब करोगे, वो वैल्यू ऐड जो होगा ना, वो सब पे डायरेक्शन में थोड़ा प्रैक्टिकल काम करो तो बहुत इजी हो जाएगा काम, और वो आपके डे टू डे लाइफ में भी जहाँ भी काम कर रहे हो आपकी वो दिखेगी चीज़ें।
ठीक है, तो विनय अगर मान लो मैं इसको समराइज करूं 3 उसमें लाइन में, तो पहली ये इज नाउ एन एसेंशियल स्किल. जो भी मॉडर्न आईटी है, वेदर यू आर ऑन वन क्लाउड प्रोवाइडर अदर और नॉट, दिस इज गोइंग टू बी द फाउंडेशनल स्किल. Second is growth is for sure. There is going to be the growth, which means the opportunity will be there. And the third thing is always just start small but learn and apply it Yes. if you need to master this skill. Exactly. ठीक है. I think whenever we covered all the aspect and it was very good to hear from you in the simple way the concept which you have explained, right? For example, the infrastructure as a service, platform as a service, software as a service. Even though I do have the experience in this area, but I think to go back and if I need to explain it to maybe even a 5-year-old, I can do that. So thank you so much for joining us. My pleasure. And explaining it very well. Thank you. Thank you for having me here. That's it for this episode of Techie Talks with Kuldeep. If you want us to cover some other topic, feel free to let us know in the comments. Until next time, keep learning and keep exploring. Thank you for watching.